हाँ भाई जतिन, क्या हाल चाल है? क्या हुआ, तू ऑफलाइन क्यों नहीं आया आज? तबीयत खराब है? हाँ भाई जतिन, ऑफलाइन क्यों नहीं आया? जल्दी बता। जल्दी बता बेटे, आया क्यों नहीं? जोर आने लग गया तेरे को आजकल? हैं? सर कल आऊंगा। मेरे को ऐसे नहीं लगता क्या ऑफलाइन पे तेरा ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे नहीं बेटे, ऐसे नहीं। ये ठीक है। चलो, कल के लेक्चर में अपनी जो बात चल रही थी, कल के लेक्चर में अपनी जो बात चल रही थी, जाओ चाय भिजवा देंगे। हाँ, कल के लेक्चर में बेटा अपनी जो बात चल रही थी, जो अपन डिस्कशन कर रहे थे, वो बात कर रहे थे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम लोगों ने देख लिया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है, वो हमने चेक कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मेरे बच्चे आप लोगों ने सब कुछ देख लिया था, और 3-4 एग्जाम्पल तो मैंने सोल्व भी कर दिए थे। ठीक है, और आपने भी कर लिए होंगे। करे थे क्या आपने? करे थे। तो चलिएगा बता दो फटाफट से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फिर अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। बोल बेटा संकेत, कौन से एग्जाम्पल थे? 3 करा दिए थे। ठीक है, अगला बोल। AG NH3 होल ट्वाइस, बाद में SO4। हाँ भाई, इसका अपने को EAN निकालना था। तो यहाँ पर सबसे पहले AG जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, +1। अरे हाँ या ना, +1 है क्या? +2 है क्या? एक काम करो, इसको बाहर जो है वो Cl ले लो, इसको बाहर जो है वो Cl ले लो, क्योंकि Ag +2 में नहीं होता। कोई बात नहीं, इसको बाहर जो है वो Cl ले लो, क्योंकि Ag जो है वो +2 में नहीं होता। या तो +1 देगा या +3 देगा। क्लियर है? या तो +1 देगा या +3 देगा। ठीक है, कोई गड़बड़ है? हाँ, वो फ्लो में लिखा गया होगा। चलो, अब अपन बात करते हैं कि सर Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो देखना सर, Cu, Ag और Au, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस कितना होता है, 18 का। याद आया मैजिक नंबर? तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, 47 आ रहा है क्या? 47। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसका जो EAN आएगा वो EAN कितना आएगा, तो 47 -1 + 2 × 2, यही आया है क्या? तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 50 आ रहा है क्या? 50। चलो, कल कितना 49 आया था क्या? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बोलिएगा। अच्छा, वो जी से सॉल्ट, KPtCl3, KPtCl3 nita2C2H4, यही था ना? चलो इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने जाता हूं तो आप लोग क्या बोलते हो कि प्लैटिनम। तो अपन क्या कहते हैं कि सर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। इसका कितना आ जाएगा बेटा, 46। कितना आ जाएगा, 46। तो 46, हाँ अच्छा, पिट्टी निकालना है क्या? हाँ, तो ये 46 है, और इसमें 32 और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78। तो ये लो 78 माइनस, यहाँ पर पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, तो ये कितना आ जाएगा, -2, प्लस ये और ये टोटल मिलाकर कितना आएगा, 2 × 4 गया, आ गया। तो 8 और 6 और 84 आ रहा है क्या? 84 करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो बेटा। अच्छा, फेरोसिन nita5C5H5 होल ट्वाइस, यही था क्या? यहाँ पर C5H5 पर चार्ज कितना होता है, -1। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। और अपन लोग क्या बोल देंगे कि सर ये कितना आएगा, EAN 26 एटॉमिक नंबर है इसका, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, प्लस ये कितना देता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कितना देता है, 6 और 6 कितने हो गए बेटा, 12। सही है क्या? 12। तो ये कितना आया, 36 आ रहा है क्या? अरे आ गया। चलो नेक्स्ट कौन सा था, Cr वाला गया, Cr πC6H6 होल ट्वाइस, यही था गया। क्रोमियम कितना होता है बेटा, तो अपन क्या बोलते हैं, क्रोमियम होता है 24, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 आएगा क्या? आ गया 12। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगेन कितना आ रहा है बच्चों, 36। बोलो भाई, और कोई हो गए सारे? चलो ठीक है, ये कहानी क्या है अपनी खत्म होती है, तो नोट कर लें, मैच कर लें। आ भाई जतिन, हो गया बच्चे? जतिन,
जल्दी बता मेरे बच्चे, हो गया? जतिन हो गया मेरे बेटे? यस सर। तो फिर चलें आगे। चलें क्या? हो गया, सब सही है, समझ आ गया ना क्या होता है? चलो, ये आप लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, जिसका मीनिंग क्या है? तो आप लोग क्या कहते हो कि सर आप लोगों का जो सीएमआई होता है, उस सीएमआई में टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं कब आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसको क्या बोल दिया जाता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर उसी को बोल दिया जाता है आप लोगों का अपना, क्या आप लोगों का अपना सिंपल सा नाम दे दिया जाता है EAN। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगा दो सर, सिज्विक्स EAN रूल। क्या हेडिंग लगा दो? सिज्विक्स EAN रूल। जो सिज्विक है, साइंटिस्ट का नाम है, सिज्विक का EAN रूल क्या होता है? देखो सर, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोगों ने ना ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल में आप लोग क्या बोलते हो कि सर आप लोगों का कोई भी कोई भी कंपाउंड है, उसमें हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर शेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। बात पल्ले पड़ गई? यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका हो गया तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल। सेम टू सेम क्या है? सिज्विक है। सिज्विक क्या बोलता है? सिज्विक बोलता है कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, एनी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स क्या चाहता है? ध्यान से सुनना, वो कॉम्प्लेक्स क्या चाहता है? तो वो चाहता है कि उसका EAN जो है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो क्या हो जाए? उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। बात पहले पड़ गई? देखो, ऑक्टेट रूल में हम लोग आउटर शेल की बात करते थे, इसलिए आउटर शेल को कंपेयर किया। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम किसको कंपेयर कर देंगे? एटॉमिक नंबर को। ये क्या होता है? सिज्विक का EAN रूल। अब अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई 3D सीरीज का CMI है। ध्यान से सुनना, आपका CMI कौन सा है? 3D सीरीज का, या कौन सा हो सकता है 4D का, या कौन सा हो सकता है 5D का। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि अगर ये CMI स्टेबल होना चाहता है, ये CMI स्टेबल होना चाहता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, तो इसका EAN कितना होना चाहिए? तो अपन क्या कहते हैं कि हमारे पास इनर्ट गैसेज कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और ऑग्नेशन, यही होती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, यही होता है। अपन कहते हैं कि ये आता है फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में और ये सेवंथ में। आ जाओ भैया, 3D सीरीज का मतलब आप कौन से पीरियड में चल रहे हो? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पीरियड में कौन सी इनर्ट गैस आती है? क्रिप्टन। यानी कि जो एटम है उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस लेनी है, तो उसका एटॉमिक नंबर है 36। तो 3D सीरीज वाला जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सिज्विक के अकॉर्डिंग कितना EAN रखना चाहिए? 36। बात पहले पड़ गई? अगर बेटा वो 4D सीरीज का है तो वो कितना रखना पसंद करेगा? 54। और अगर वो 6th सीरीज का है यानी कि 5D सीरीज का है तो वो कितना रखना चाहेगा? 86। बात पहले पड़ गई? अब देखो सर, मान लो किसी का EAN जो है वो इतना है तो वो स्टेबल है, अगर नहीं है तो वो इसको क्या करना चाहेगा? अचीव करना चाहेगा। कैसे भी अचीव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके भी अचीव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके भी अचीव कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके भी अचीव कर सकता है। भैया ऑक्टेट कंप्लीशन के क्या क्या रूल होते थे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यही रूल होते थे। तो सेम टू सेम कंडीशन क्या करेगा? ये भी देगा। क्या बोलेगा? या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। तो ये कंडीशन क्या बन जाती है? तो अपन क्या कहते हैं कि आपके सिज्विक के EAN रूल की बन जाती है। बोलो, बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? सिंपल है। तो चलो, ये कहानी आपकी क्या होती है? सिज्विक के रूल की होती है। सिंपल है ना? आसान सा है। तो चलो लिखना स्टार्ट करो। लिखो, अकॉर्डिंग टू सिज्विक, according to Sidgwick, CMI in complexes want to achieve stability, to maintain its EAN,
EAN से डैश करके यहीं पे लिख दें EAN और इसके डैश करके एरो करके लगा दें और उसमें लिखिएगा, लिखो एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN रूल, if complex follow EAN rule, it means EAN of 3D series, EAN of 3D series is 36, comma 4D series is 54 and 5D series is 86, 5D series is 86, 5D सीरीज इज 86। कंडीशन क्लियर है? चलो, ये तो बात किसकी होती है? सिजवी के EAN रूल की। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशंस ऑफ EAN रूल, एप्लीकेशंस ऑफ EAN रूल, एप्लीकेशंस ऑफ EAN रूल। आपका जो EAN रूल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल जो है, उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अपन बात करते हैं। आप लोगों को यार एक चीज याद आ रही होगी कि ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल स्पेशली किन पर अप्लाई होता था? सेकंड पीरियड एलिमेंट पर। बाकी थर्ड और आगे वाले जो हैं उन पर हो भी सकता है और नहीं भी। सेम टू सेम सिज्विक का रूल है। EAN रूल जो है ना, वो स्पेशली मेटल कार्बोनाइल के लिए था। मेटल कार्बोनाइल पर ये क्या होता है? ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। बाकी पर हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है। क्लियर है? तो स्पेशली किसके लिए था? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर मेटल कार्बोनाइल के लिए था। तो चलो भैया, एप्लीकेशन नंबर 1, पहला एप्लीकेशन लिखो, मेटल कार्बोनाइल्स फॉलो EAN रूल, मेटल कार्बोनाइल्स फॉलो EAN रूल, मेटल कार्बोनाइल्स फॉलो EAN रूल। बात पहले पड़ गई। मेटल कार्बोनाइल क्या करते हैं? EAN रूल को फॉलो करते हैं। अब हमारे पास है ना क्वेश्चन आता है। अब बात ये आती है कि यार इस पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा? बहुत ही सिंपल और वाहियात सा क्वेश्चन मिलता है। तो लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, find the value of XYZ in given complexes, ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है क्रोमियम, दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है आयरन, तीसरा कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है निकल। ये 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि X, Y और Z का वैल्यू क्या होगा। समझ गए क्या क्वेश्चन को? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, और आराम से तुम लोग कर सकते हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आ गया क्या? 654, बहुत बढ़िया सर। तो चलो अपन बात करते हैं इसकी और देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा सवाल था,
और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चाय पीते पीते अपन बात करते हैं इस पे। देखो सर सीधी सी बात है कि मेटल कार्बोनाइल जो है वो EAN को फॉलो करेगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर भैया ये जो है वो 3D सीरीज का मेंबर है, तो इसका EAN कितना होगा 36, ये हमें पता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24, ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 होएगा, तो अपन बोलेंगे -0 प्लस CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इनटू में क्या आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे X। यहां पर मैं बात करूं तो EAN तो 36 होगा, ये होता है 26 - 0 प्लस कितना आ जाएगा 2y। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये भी 36 होता है, और ये शायद 28 - 0 प्लस 2z आ जाएगा। x y z का वैल्यू निकल जाएगा, ये इधर जाएगा 12 और 2x = 12 और x = कितना आ जाएगा 6। करेक्ट है। दूसरे की मैं बात करूं तो बच्चा यहाँ पर 2y = कितना आएगा 10 और y = कितना आ गया 5, और यहां पर बच्चे में बात करूं तो 2z = कितना आ जाएगा 8 आएगा, और z = कितना आएगा 4। सिंपल सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये तुम्हें पता है पहले से ऊपर वाली लाइन तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम है नहीं है, ये पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाँ भाई जतिन भूरिया हो गया बेटा, जल्दी बता। जतिन वाह हो गया मेरे बच्चे, जल्दी से बता दे ताकि फिर हम आगे बढ़े। हाँ सर, चलो अब चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। अब चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे कि आपका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या होने वाला है और आपसे वो किस बारे में वो चर्चा करता है। तो सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनते जाना और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन बहुत प्यारा है और कई बार नीट में उस पर क्वेश्चन भी आपको मिला है, तो देखिएगा क्या क्वेश्चन होता है। अपन चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, ऑक्सीडाइजिंग ऑब्लिक रिड्यूसिंग टेंडेंसी एंड डाइमर ऑब्लिक ट्राइमर फॉर्मेशन। देखो सर बहुत प्यारा है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टेंडेंसी, और दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डाइमर और ट्राइमर फॉर्मेशन। डाइमर और ट्राइमर फॉर्मेशन। अब सुनना भाई, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि हम 3D सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों यार एक बात बताओ कि 3D सीरीज जो होती है उस 3D सीरीज का EAN जो है वो कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो 36। सही है क्या? EAN जो है वो अगर 36 होता है तो मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, मैंने मान लिया कि सर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 37। कितना है 37। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसका EAN जो है वो 35 मिल जाए, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका EAN जो है वो 37 मिल जाए। ये तीन अलग कंडीशन मेरे पास बन जाती है। अब ये बोलो कि अगर वो EAN को फॉलो करना चाहता है, EAN को अगर वो फॉलो करना चाहता है तो वो क्या बनाना चाहेगा 36। सही बात है, बट मान लो उसके पास है 37, तो 37 से 36 जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो खुद का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। खुद का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, तो अपन कहते हैं कि जिसका 37 होएगा वो कौन सा एजेंट बन जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि दैट वाज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो सिंपल है। चलो और आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई ऐसा है जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 35, उसको होना है बेटे स्टेबल। स्टेबल होने के लिए वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो खुद का क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो ऐसा एजेंट, ऐसा कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बात क्लियर है क्या, सिंपल है। अब सुनो मान लिया कि सर ये जो है ना 35 वाला, ध्यान से सुनना, 35 वाला चाहता है कि नहीं सर मैं तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। इसके पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, तो देखो सर 35 है, अपन क्या कहते हैं एक नाम आता है इक्वल शेयरिंग।
अगर इक्वल शेयरिंग हो जाती है तो 35 का कितना हो जाएगा 36। हाँ या ना, समझ में आया क्या बोला? अगर इक्वल शेयरिंग हो गई तो क्या बन जाएगा 35 का 36। क्यों? क्योंकि जिसको ये शेयर करेगा उस उन इलेक्ट्रॉन पर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार होगा। सही बात है ना? तो भैया दो मिलेंगे तो क्या बन जाएगा डाइमर। हाँ या ना? तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या बना सकते हैं डाइमर। बोलो क्लियर है क्या? सिंपल है। मैं ये कहता हूं जिसके पास है, अच्छा 34, ये 37 नहीं, नीचे आ गया ना 37, ये कितना है 34। कोई 34 वाला है, 34 वाले को स्टेबल होना है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो दो इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। फिर दो इलेक्ट्रॉन बेटा वो शेयर कर गया, एक इधर एक इधर, तो क्या बन जाएगा ट्राइमर। भैया एक तो खुद हो गया, एक इधर शेयर एक इधर शेयर, कितने एटम कितने मॉलिक्यूल हो गए 3। तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे ट्राइमर की तरह काम कर सकते हैं। अब समझ आ गया कि कौन डाइमर बनाएगा, कौन ट्राइमर बनाएगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। सारा केस क्लियर है। चलो तो अपन अभी एग्जांपल ले लेते हैं और उसको देखेंगे। एग्जांपल ये है, आपको दिया गया है MnCO5, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है। आपसे बोले कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइमर बनाएगा, ट्राइमर बनाएगा, क्या करेगा। देखो देखे, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाने देंगे भैया, पेन नहीं चलाना है, कैलकुलेशन दिमाग में करो। हाँ हाँ आराम से बता ले भाई। बिल्कुल। देखो सर इसका EAN कितना आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका EAN आ रहा है 35। 35 वाले के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले, बच्चा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता तो वो किसकी तरह काम करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे डाइमर फॉर्मेशन। हाँ या ना, ये दोनों काम वो कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और डाइमर फॉर्मेशन भी कर सकता है। मेरे बच्चे अगर ये डाइमर फॉर्मेशन करता है तो ये क्या बना देगा Mn2CO10 बन गया क्या। ये तुम्हारी NCERT में बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगली बात सुनना। अपन क्या कहते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है CO4। ये कॉम्प्लेक्स मेरे को दे रखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका EAN। आ जाओ भैया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। ठीक है, हाँ हाँ करो भाई। अरे बावड़ा, कोबाल्ट कितना होता है 27। 27 में 8 जोड़ देना यार, कितना आ रहा है 35। सोचना क्या है, प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया ना। अब ये बता 35 वाला क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, वो डाइमर भी बना सकता है। हाँ या ना, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका डाइमर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा CO2CO8। ये भी तेरे NCERT में डायग्राम बनाया हुआ है, ये भी तेरे NCERT में डायग्राम बनाया हुआ है। बोल बात पल्ले पड़ गई क्या, सिंपल है ना। लपेटो। हाँ लगता इसी पे है ना, लगता इसी पे है सिजविक रूल। तो अपन क्या कर सकते हैं, समझ गया। है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन है, सारे फेमस है भाई, गिने चुने साइंटिस्ट ने काम किया है इनऑर्गेनिक। ऐसे पूरे कोई इनऑर्गेनिक में फेमस नहीं है, पूरे केमिस्ट्री में, क्योंकि जिसने इनऑर्गेनिक, क्या होता है कि साइंटिस्ट कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता, वो पूरी केमिस्ट्री में काम करता है।
जैसे केमिस्ट्री में जो फेमस आदमी है, उनमें जो मॉडर्न केमिस्ट्री या आप लोगों का जो एटॉमिक केमिस्ट्री होता है उस वाले है, उन्होंने ही सारे काम करे हुए हैं। क्योंकि खेल क्या है? खेल है न्यूक्लियस का, एटम का, इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल का, सबशेल का। तो जो इलेक्ट्रॉन, एटम, ऑर्बिटल पर काम करेगा वो पूरी केमिस्ट्री में काम करेगा। जैसे हिजेनबर्ग है, प्लैंक है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ऐसे फिक्स नहीं होता कि ये केमिस्ट्री का है। फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में लग जाते हैं, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स में लगते हैं, ठीक है। सबसे गंदा आदमी जो था वो क्या बोलते हैं आप लोगों का, श्रोडिंजर, वो मैथमेटिशियन था लेकिन काम केमिस्ट्री में आ रहा है उसका, फिजिक्स में भी काम आता है ना। हो गया भाई, जल्दी बनाओ। जतिन हो गया मेरे बच्चे? डन, बहुत बढ़िया। जल्दी लिख भाई संकेत। एक और एग्जांपल लिखते हैं और उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि वो डाइमर बनाएगा या ट्राइमर बनाएगा। FeCO4 ये कॉम्प्लेक्स है, आपको ये बनाना है कि ये डाइमर बनाएगा या ट्राइमर बनाएगा, ये बताना है। ये कुछ नहीं करेगा, देख देखे ढंग से। 36 है क्या? इसका EAN कितना आ रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे, इसका EAN आ रहा है, आयरन होता है 26, 26 प्लस 8 कितना होता है? 34, 34 है तो ये क्या बनाएगा? ट्राइमर। और ट्राइमर फॉर्मेशन मेरे बच्चे अगर ये करेगा तो क्या बन जाएगा? Fe3CO होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा? Fe3CO होल ट्वाइस नहीं रे, होल 12। हाँ चले आगे, सिंपल है, कर सकते हो अब आराम से, ठीक है। ये कहानी आपकी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। तो चलिएगा सर, ये आपका खेला कंप्लीट, ये आप लोगों का खेला कंप्लीट यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अपन जो है वो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले एप्लीकेशन पर चलते हैं। EAN का जो अगला एप्लीकेशन है उसको चेक करते हैं। तो हेडिंग लगा दो नंबर 3, टू फाइंड नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। टू फाइंड नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। देखते हैं सर, अगर डाइमर और ट्राइमर बनेगा तो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे पास पहला है Mn2CO10। हमसे कहा जाता है कि बताओ सर मेटल और मेटल के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ध्यान से सुन लेना, अगर ये डाइमर ट्राइमर होता है मतलब EAN ऑलवेज फॉलो होगा, तभी बना था। अब अपन कहते हैं कि इसका EAN कितना होगा, तो अपन क्या कहते हैं 36, क्योंकि इक्वल आएगा। कितने एटम कितने मेटल हैं? 2, तो कितना आएगा 36 × 2, ये EAN है। EAN इक्वल टू इसके आएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे सर प्लस में कितना आ जाएगा, तो आप लोग क्या बोल देंगे कि सर प्लस में आएगा 10 × 2, ये आएगा ना। अरे हाँ या ना, ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे, हमें क्या चाहिए भैया, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए जो शेयरिंग में जाएंगे। ध्यान से सुनना, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए जो शेयरिंग में जाएगा। तो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं जो बताने वाला हूं,
इलेक्ट्रॉन कितना गया शेयरिंग में उसको मैं देखता हूं। तो यार एक बात बताओ ना, मैं ये कह दूं कि इतना तो होगा, इतना हमें पता है, तो इनको क्या कर दो माइनस। सही बात है क्या? इतना तो हमें पता है होगा और ये हम निकाल पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में जाएगा वो कितना आएगा 72 माइनस 50 और 20 कितना आया 70। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है? दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो अपन क्या बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कितने आते हैं बच्चा 2/2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया कितने बॉन्ड आ गए? एक। इसका मतलब मेटल और मेटल के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? एक बॉन्ड। ध्यान से सुन लेना, मेटल और मेटल के बीच में ये जो बॉन्ड होता है इसको नाम क्या दिया जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड। करेक्ट है। अब देखो सर CO कितने हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? CO है 10। तो भैया ये लो सर, आप लोगों के जो CO हैं वो हम क्या कर देते हैं? यहां पर बना देते हैं। ये लो सर, आप लोगों के CO जो हैं वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? बना देते हैं। ये लो सर, आपके CO हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर बना देते हैं। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? आसान है क्या? आसान है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसा केस क्या है? बन जाएगा। नोट करो, अगला क्वेश्चन तुम करो। ठीक है, टू फाइंड नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग। कैसे निकाला पता चल गया ना? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है Fe3CO12। इसमें मेटल मेटल के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे ये आपको क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई करना। बहुत आसान है। जतिन हो गया मेरे बच्चे? चलो भैया देखते हैं। आओ, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है उनको निकालना है। तो 36 इंटू 3, समझ आ गया क्यों किया? नंबर ऑफ मेटल कितने हैं? 3, तो इतना होगा। माइनस इसका खुद का कितना होता है? 26 इंटू 3, माइनस में कुछ नहीं आएगा, प्लस कितना आएगा? 2 इंटू 12। इतने इलेक्ट्रॉन क्या है शेयरिंग में? भैया देखो मेरे को 36 की टेबल नहीं आती, कितना आएगा रे? 108 आएगा क्या? हाँ 108। ये कितना आएगा? 78। सही है क्या? प्लस में कितना आएगा? 24। हाँ भाई 108 माइनस ये कितना हो गया? 102 गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ गए? तो आप लोग क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ गए? 6/2 कितने बेटा? 3। क्यों? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ भैया। अब देखो यार ध्यान से सुनना, आयरन आयरन और आयरन, आयरन आयरन और आयरन, इनके बीच में कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। अब एक बात बताओ कि इनके बीच में 3 एटम के बीच में 3 बॉन्ड ऐसे ही बन सकते हैं? ठीक है। अपन बोलेंगे तो सर यहां भी क्या आ जाएगा? CO, यहां भी क्या आ जाएगा? CO, यहां भी क्या आ जाएगा? CO, CO, यहां भी CO, CO, CO और CO, यहां भी क्या आ जाएगा? CO, CO, CO और यहां भी क्या आ जाएगा? CO। क्लियर है क्या? ये क्या बन जाएगा आपका ऐसा खेल? बोलो कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है। चलो इसको नोट करो फटाफट से और फिर अपन जो है अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। हाँ बेटा, क्या कर सकते हो? ट्रिक से देखो क्या होता है कि ट्रिक से कर सकते हो, ट्रिक भी है इसकी, लेकिन वो फॉर्मूला ही है, इसी फॉर्मूले से ट्रिक आती है। कैसे जुगाड़ होते हैं, ये भी जुगाड़ ही है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल CO2CO होल 8।
CO2 CO होल 8। इसमें आपको बनाना है कि कितने बॉन्ड होंगे। जतिन क्या बात है, कोई रिप्लाई नहीं मेरे बच्चे, कोई रेस्पॉन्स नहीं। हाँ हाँ कर सकते हो, डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो भाई। मैं तो इतना इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। मैं तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए। मुझे करना होगा तो मैं इतना दिमाग थोड़ी इतना थोड़ी करूंगा यार। सोच चले, चलो अपन क्या बोलेंगे, मैं अब सीधा कर देता हूं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 36 इंटू 2 माइनस ये कितना होता है 27 होता है क्या, 27 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। मैं सारे स्टेप खा जाता, वो इलेक्ट्रॉन की बजाय मैंने क्या कर दिया, अब बॉन्ड निकाल लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ये आया 72 माइनस 54 प्लस 16 कितना हो गया 70 गया, 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा एक बॉन्ड। अरे तो ये भाई एक बात बता कि ये स्टेप उठा दो डायरेक्ट कर दो। मैं तो इसलिए जोड़वा की कर रहा हूं, बायो की स्टूडेंट हो तुम, मैं इतना टाइम लगाता ही नहीं इसमें। आप समझ गए मैं था नहीं था वो मुद्दा नहीं है, मैं बायो का था या नहीं था वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि तुम्हें समझ आना चाहिए। उसके बाद देखो क्या होता है कि जब हम कोई चीज सीख जाते हैं, जब कोई चीज सीख जाते हैं, साइकिल सीखी होगी ना, बाइक सीखी होगी, तो क्या कहते हैं कि भैया पहले ऐसे चलाओ, हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम सीख जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। वो चीज होती है, सब्जेक्ट सीख गई तुम, अब अपने हिसाब से काम कर सकते हो, क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो। चलो भैया अब सुनना ध्यान से, ये जो CO2 CO8 होता है इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सुन लेना। बहुत ही अलग किस्म की स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, सॉलिड में अलग होती है, सॉल्यूशन में अलग होती है। तो अपन यहां पर बात करेंगे बेटा किसकी, इन सॉलिड, और अपन यहां पर बात करेंगे बेटा किसमें, इन सॉल्यूशन। सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सॉलिड में जो स्ट्रक्चर आती है उसमें क्या होता है, CO और CO के बीच में एक बॉन्ड है। यहां भी क्या होता है, CO और CO के बीच में एक बॉन्ड है, एक डेल्टा बॉन्ड रहेगा मेटल मेटल के बीच में। यहां पर क्या होता है, यहां पर अपन कहते हैं कि सर यहां पर होता है ब्रिजिंग लिगेंड। क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड। यहां पर ब्रिज बनता है, दो मेटल के साथ एक लिगेंड जुड़ा होता है। बाकी बचे हुए जो लिगेंड हैं, तीन तीन लिगेंड, वो क्या होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर, तो अपन क्या कह रहे हैं, यहां। बात पल्ले पड़ गई। उसके बाद अपन यहां पर बात करते हैं, यहां पर कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता। सारे लिगेंड क्या होते हैं, टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। सारे लिगेंड्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये कंडीशन होती है। बात पल्ले पड़ गई, लपेट लो।
चले, चलो एक और कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं आपको, वो कॉम्प्लेक्स आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स आप बनाइएगा, बहुत ही प्यारा कॉम्प्लेक्स है, Fe2CO9, Fe2CO9। लेट्स स्टार्ट, करो। हाँ बेटा, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा है, क्या नहीं लग रहा? हाँ भाई बनाओ, देखे जल्दी से बनाओ। बॉन्ड तो एक ही तो निकाल के देख लेना। चलो देखते हैं, यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि सर इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ देखते हैं ये बनेगा माइनस, ये कितना आएगा 26 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों आया, पल्ले पड़ गया क्या? हाँ या ना? ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, ये कितना आएगा 72 माइनस 54 और 18 कितना हो गया 54, सॉरी 52 प्लस 18 कितना हो गया 70 बाई 2 कितना आ गया बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड होएगा। आ जाओ भैया, आयरन और आयरन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? एक। टोटल कितने सीओ हैं? 3। तो देखो सर, सॉरी 9 है, तो 9 में से 3 सीओ क्या होते हैं? तो अपन कहते हैं कि सर यहाँ पर ब्रिज की फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बाकी बचे हुए 3 जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है? आपके मेटल कार्बोनाइल की। खत्म। ठीक है सर, इसी के साथ आपका सिज्विक EAN रूल और उसके एप्लीकेशंस क्या हो जाते हैं कंप्लीट। ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। हो गया सिंपल। हाँ भाई जतिन साहब बोलिए, हो गया? ओके चलो सर, इसी के साथ आप लोगों का वर्नर थियरी, EAN रूल और ये सारे फिनोमिना क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं अगले थियरी पर। जो नेक्स्ट थियरी है जिस पर हमें डिस्कशन करना होता है, उसकी हम लोग यहाँ पर हल्की सी एक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर, हो गया? चलो इसी के साथ आप लोगों का ये पॉइंट भी क्या होता है? खत्म। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। हेडिंग लगा दो, वैलेंस बॉन्ड थियरी। हेडिंग लगा दो, वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? VBT। वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? VBT। जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? VBT। ठीक है, देखो सर VBT क्या होता है? VBT क्या होता है ये आप लोग कहां पर पढ़ चुके हो? तो अपन क्या कहते हैं कि आप लोगों के केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन मुद्दा क्या है कि सर यहां पर VBT क्या होगा? सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। वहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है, लेकिन यहां पर अपन क्या बोलते हैं? अनइक्वल शेयरिंग होता है। तो एक बात बताओ कि अनइक्वल शेयरिंग में देने वाला कौन है? लिगेंड, और लेने वाला कौन है? CMI। तो CMI क्या करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल देगा, सही बात है। कितने देगा? जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने देगा, सही बात है। तो जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वैकेंट ऑर्बिटल बेटा आपको वो प्रोवाइड कर देगा। अगली बात, अपन कहते हैं कि क्या केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन होता था? क्या होता था? यहां भी क्या होगा? वहां पर सेंट्रल एटम में होता था, यहां पर CMI में होगा। तो CMI के जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, जो डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट शेप के हैं, कंपैरेबल एनर्जी और डिफरेंट शेप के हैं, वो क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं, और मिक्सअप होकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका शेप और एनर्जी सेम होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपका जो CMI है, उस CMI में इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं कि वहां पर रिपल्सन मिनिमम हो और डिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम। मतलब बात वो की तो वो है, कोई चेंज है क्या? नहीं है। बात पहले पड़ गई तो लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो CMI इन कॉम्प्लेक्सेज
CMI in complexes provide vacant orbitals equal to its coordination number clear हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, these vacant orbitals undergoes in hybridization phenomena and it results hybrid orbitals with same energy and same shape these hybrid orbitals are situated around CMI. These hybrid orbitals are situated around CMI in such a way in which repulsion is minimum and distance is maximum. हो गया भाई, क्लियर, सेट है। चलो अब अपन बात करते हैं कि सर कब क्या होगा और क्या क्या होना चाहिए। आ जाओ भैया, यहाँ पे अपन बात करते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। यहाँ पर बच्चा हम लोग देखेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे उसका ज्योमेट्री। क्या चेक करेंगे? ज्योमेट्री। भैया जिस वे में वो अरेंज होते हैं वही क्या कहलाता है? उसका ज्योमेट्री। बात समझ में आ गई ना? तो अपन क्या कहते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम कितना हो सकता है? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? SP। और ज्योमेट्री कौन सी आती है? लीनियर। सब बच्चों को पता है। हाइब्रिडाइजेशन कितना, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ले लो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाता है? SP2 ट्राइएंगुलर प्लेनर। सबको पता है, TP लिख दो समझ जाओगे, ट्राइएंगुलर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा हो सकता है? SP3, D3S और DSP2। D3S जो होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX। DSP2 में जो D ऑर्बिटल होता है दैट वाज DX² माइनस Y²। SP3 एंड D3S बोथ आर टेट्राहेड्रल, याद आया? एंड DSP2 इज स्क्वायर प्लेनर, अपन कह रहे हैं कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 5 then hybridization is DSP3 और SP3D। इसका मतलब इनर और आउटर है, अभी बता दूंगा। अपन कहते हैं कि सर इसमें है ना DZ² ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर जाए तो ज्योमेट्री जो आती है वो आती है ट्राइएंगुलर बाई पायरामिडल, याद आया? TBP। अपन कहते हैं कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, कोई चेंज नहीं है, बस पार्टिसिपेंट D ऑर्बिटल को चेंज कर दो, वो बन जाए DX² माइनस Y²। तो यहां पर जो ज्योमेट्री आती है वो आती है स्क्वायर पिरामिडल, याद आया कुछ? क्या बनता है? स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर ले लो बच्चा कितना? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है? SP3D2 और D2SP3। और अपन क्या कहते हैं ज्योमेट्री कौन सा आएगा? स्क्वायर बाई पायरामिडल, SBP चल जाएगा क्या? या फिर क्या ले सकते हो? ऑक्टाहेड्रल। क्या ले सकते हो? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है क्या? लपेट दो।
हो गया? लपेटो 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 लपेटो, जल्दी लपेटो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है कई बार तो। हाँ बेटा, क्या नहीं, बॉन्ड एंगल वही काम आते हैं, यहाँ एंगल की बात नहीं होती ना, तो यहाँ एंगल की बात होती है ना बॉन्ड लेंथ की बात होती है, यहाँ पर बस सिर्फ डायरेक्ट ज्योमेट्री की बात है। यहाँ पे और दूसरी चीजें होती हैं जिन पर डिस्कशन करना होता है। हो गया? तो चलिए सर, ये कहानी किसकी होती है? इसकी। अब हमारे पास है ना दो वर्ड और आते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वर्ड आता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लगा ले नेक्स्ट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे बेटा अपन क्या बोल देंगे? IOC। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि n-1d क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो इसमें लिखो n-1d ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन क्या बोल देंगे? OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? लिखो ND ऑर्बिटल, वैलेंस सेल वाला, ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर है? ठीक है, इसके आधे पॉइंट आपको बता दिए हैं और बाकी बचे हुए जो VBT के पॉइंट है वो अपन कल डिस्कस करेंगे और अगले 2 लेक्चर में VBT क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना सही VBT है। 2 लेक्चर में आपको पूरा VBT बिना पेन चलाए निकालना सिखा देंगे। ठीक है सर, चलो तो मिलते हैं कल।